और सबको क्लियर नजर आ रहा है? जी सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। जी जी ओके सर। ओके जी, एलसीओ एलसीएफ के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम के अंदर जो है वो मेन दो एडवांस जो हैं वो नंबर सिस्टम है, रैशनल और इरेशनल, और साथ में रियल नंबर्स को हम पढ़ेंगे। इन्हीं के अंदर चीज़ें हमारी कवर हो जाएंगी। और इसके अलावा परसेंटेज, परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं वो, और फाइनेंशियल मैथमेटिक्स है। और इसके अलावा ये तो आपका मैथ का क्वेश्चन और इसमें आपका वो आ जाएगी ट्रिग्नोमेट्री, और साथ में कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स लाइक ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे कोर्स का मेन जो है सिलेबस है। चीज़ें हम वन बाय वन सारे के सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज जो है इसमें से हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक जब स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे इसको इस टाइम में कवर कर लें। ठीक है, अगर तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी है कि हम इसको कवर कर लें कंप्लीट को, तो इसकी टाइप्स भी हम कर लेंगे। लाइक प्रोपोर्शन जो है वो डायरेक्ट, इनवर्स, ये भी हो जाएंगे, और रेशो के ऊपर भी हम चीज़ें कर लेंगे। लेकिन अगर कोई अंडरस्टैंडिंग में मसला हुआ रेशो के लिए या फिर प्रोपोर्शन के लिए, फिर पॉसिबिलिटी है कि आज हम इसकी जो आगे टाइप्स हैं वो डिस्कस ना कर सकें। तो ये अगर आपने सिलेबस लिखना है तो आप अपने पेज पे लिख सकते हैं, या आप अपने फ़ोन से इसका स्क्रीनशॉट बना लें ताकि वो लिखने पे टाइम पे दे सकें। फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं आएगा इसमें अक्सर पास हाँ पेपर हाँ में उसके बिल्कुल क्वेश्चन? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे माइंड से निकल गया, मैं सोच रहा था वो टॉपिक रहता है। थैंक यू। सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है, इसका ये दो मेन टॉपिक्स हैं, रेशो प्रोपोर्शन एंड सीक्वेंस एंड सीरीज। इसका काफी क्वेश्चंस आते हैं आपके टेस्ट के लिए। ठीक है, तो इससे ये करने के बाद हम स्टार्ट ही सीक्वेंस से करेंगे। ओके, मैं रेज कर रहा हूँ इसको, आप इसको बना लें स्क्रीनशॉट ताकि आपके पास एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये स्क्वायर रूट का भी आते हैं सवाल? एक प्रॉब्लम नंबर सिस्टम में हम स्क्वायर रूट के सर? वो नंबर सिस्टम में हम डिस्कस कर लेंगे जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे ना, उनके जी साथ सर। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। चलो मैं मेंशन कर ठीक देता है हूँ सर। ताकि आप याद रह जाए। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, और आगे स्क्वायर रूट भी आप जा सकते हैं, पर अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट वो नंबर सिस्टम के साथ भी हो सकते हैं डिस्कस, उनका नहीं। हाँ जी, एक को बताएगा मुझे कि रेशो क्या होती है? किसी को कुछ आइडिया हो व्हाट इज रेशो? हाँ जी, कोई पार्टिसिपेट करना चाहेगा? व्हाट इज रेशो? जी, एक मैसेज आ रहा है कि एज से रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं। हाँ जी, वो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, चलिए इसके साथ वो भी डिस्कस हो सकती है प्रोपोर्शन के साथ। एज प्रॉब्लम्स जो हैं, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स वो भी कर लेंगे डिस्कस। ओके, और आपकी आवाज़ बहुत कम है। हाँ जी, आप ठीक है? आवाज़ का इशू तो नहीं आ रहा किसी को? मायरा सर है, इनका आवाज़ का मसला था। हाँ जी, क्लियर है? ओके ठीक है। हाँ जी, को बताएगा व्हाट इज रेशो? Difference between two things is called ratio.
डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस का वर्ड तो हम यूज़ करेंगे तो फिर हम रेशो बना ही नहीं सकते, डिफरेंस नहीं है। हाँ जी, कोई और पार्टिसिपेट करना चाहे, किसी को पता हो रेशो क्या होती है? सर किसी भी दो क्वांटिटीज के दरमियान में जो उनका क्वांटिटेटिव रिलेशन होता है, मतलब डिवीजन की फॉर्म में हो सकता है या ठीक है ठीक है, आप मुझे थोड़ा सा बेहतर बता रहे हैं हमसे। चले हम इसको पढ़ते हैं। मैं आपके साथ इनके स्लाइड्स भी जो है वो शेयर कर लूँगा, लेकिन पहले मैं आपको समझा दूँ बोर्ड पे, फिर स्लाइड्स पे आते हैं। हाँ जी, रेशो जो है बेसिकली रिलेशन है रिलेशन बिटवीन टू सेम काइंड क्वांटिटीज। ठीक है, आप सेम काइंड भी कह लें या फिर उनको आप सेम यूनिट्स कह लें, सेम टाइप कह लें। रेशो बेसिकली एक रिलेशन है दो क्वांटिटीज के बीच में, और वो दो क्वांटिटीज किस नेचर की हो, वो सेम नेचर की होनी चाहिए। ठीक है, सेम नेचर से मतलब क्या है कि उन क्वांटिटीज का जो यूनिट है, जो उनका बेसिक यूनिट है, वो सेम होना चाहिए। जैसे अगर हम एक चीज़ को लेंथ में मेजर कर रहे हैं, तो दूसरी क्वांटिटी जिसकी रेशो बनाने जा रहे हैं एक ए के साथ, सपोज अगर मेरे पास एक क्वांटिटी ए है और दूसरी बी है, अगर मैं इस ए की बी के साथ रेशो क्रिएट करना चाहता हूँ, तो ये ज़रूरी है कि ये जो ए है ये और ये बी है, इन दोनों क्वांटिटीज का सेम नेचर का होना ज़रूरी है। ठीक है, सेम नेचर से कि अगर ये क्वांटिटी लेंथ में मेजर कर रहे हैं तो ये भी लेंथ में होनी चाहिए। अगर आप ये जो है वो मैथ्स के अंदर मेजर कर रहे हैं तो ये भी मैथ्स के अंदर मेजर होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम इसको स्पीड में मेजर कर रहे हैं तो ये भी स्पीड होनी चाहिए। मतलब ये कह लें कि सेम नेचर जो है क्वांटिटीज की, उनके बीच में अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो वो रिलेशन बेसिकली आपका रेशो बन जाता है। और रेशो को रिप्रेजेंट करने का तरीकाकार क्या है, जो रेशो का सिंबल है वो आप इन कॉलम्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसमें मैंने अभी ए और बी लिखा था, तो ए रेशो बी, ये है रेशो की रिप्रेजेंटेशन। और जब आप ये रिप्रेजेंटेशन लिख लेते हैं तो ये मस्ट है कि दोनों क्वांटिटीज सेम नेचर की हैं, तभी इनके बीच में रेशो क्रिएट हो सकती है, अदरवाइज रेशो क्रिएट नहीं हो सकती। ठीक है, और क्योंकि रेशो बेसिकली हमारे पास डिवीजन भी है, इसको आप ऐसे भी लिख लेते हैं ए ओवर बी, तो फिर हम ये कहते हैं कि रेशो का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि दो क्वांटिटीज के यूनिट्स की डिवीजन है। अगर यहाँ पे कोई एक यूनिट लिखा हुआ है और यहाँ पे भी दूसरा यूनिट लिखा हुआ है, जब आप उनको डिवीजन की फॉर्म में लिखेंगे तो यूनिट्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो फिर आप ये कहते हैं कि रेशो जो है ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, हाँ, डेफिनेशन में किसी को मसला हो, रेशो की अंडरस्टैंडिंग ना हो कि व्हाट इज रेशो, अभी इसके एग्जांपल्स करते हैं, आपको मजीद समझ आ जाएगी। चलिए मैं आप लोगों से पूछता हूँ क्वेश्चन एक, क्या इन टू क्वांटिटीज के बीच में रेशो क्रिएट हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? यूनिट्स डिफरेंट है। यूनिट्स डिफरेंट। चले अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, हाँ जी, अब हो सकती है कि अब भी नहीं हो सकती? हो सकती है, तो यूनिट डिफरेंट है। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। हाँ जी बिल्कुल, बेसिकली हो सकती है। ठीक है, ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है। ठीक है, ये लेंथ का ग्रेटर यूनिट है और ये लेस यूनिट है, तो आप इन यूनिट्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप किलोमीटर्स को मीटर्स में चेंज कर सकते हैं या मीटर्स को किलोमीटर्स में भी चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये दोनों क्वांटिटीज सेम काइंड की हैं, ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, इसलिए इन दोनों क्वांटिटीज के बीच में आप एक रेशियो क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हमें पहले इनको सेम यूनिट्स में करना पड़ेगा, या तो दोनों मीटर्स के अंदर आप लेके जाएंगे या फिर दोनों किलोमीटर्स में आप लेके जाएंगे, वो जरूरी है। ऐसे डायरेक्ट आप एक रेशियो नहीं बना सकते। ठीक है, चलिए आप एक रेशियो का हम क्वेश्चन करते हैं, इसी को कर लेते हैं।
3 किलोमीटर एंड 3 मीटर, इन दोनों के बीच में आपने रेशो जो है वो एक रिलेशन बनाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन किलोमीटर्स को मीटर्स में चेंज करेंगे या इन मीटर्स को किलोमीटर्स में चेंज करेंगे, लेकिन बेहतर ये है कि आप जो ग्रेटर यूनिट है उसको स्मॉलर में चेंज कर लें, क्योंकि अगर ग्रेटर को स्मॉलर में चेंज करेंगे तो डेसिमल्स जो है वो नहीं आएंगे आपके क्वेश्चन में, तो आपको जो है वो करने में मुश्किल भी नहीं होगी। ओके, तो हम किलोमीटर्स को मीटर में कैसे चेंज कर सकते हैं? हमें पता है कि 1 किलोमीटर में जो है वो कितने मीटर्स होते हैं? 1000 मीटर्स होते हैं। तो फिर 3 किलोमीटर जो है बेसिकली हमारे पास 3000 मीटर्स बन जाएंगे। अब जो है अगर आपने इनके बीच में रेशो लिखनी है तो 3000 एंड 3, अब ये भी मीटर्स हैं और ये भी मीटर्स हैं। अब आपने जो है इनके अंदर सिंपलीफिकेशन करनी है, तो आपने चेक करना है कि आप इन दोनों नंबर्स को, दोनों क्वांटिटीज को किसी एक स्पेसिफिक नंबर पे जो है डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो हमने चेक करना होगा। तो यहाँ पे जो है आप इन दोनों नंबर्स को, दोनों क्वांटिटीज को एक नंबर 3 के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं। तो दोनों को 3 पे डिवाइड कर लें तो ये हमें मिल जाएगा 1000 रेशो 1। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई हमारे पास इन दो क्वांटिटीज की, अगर आप उनके रेशो की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो 3 किलोमीटर्स को और मीटर्स को अगर आप रेशो में रिप्रेजेंट करेंगे तो 1000 रेशो 1 आपको जो है वो मिल जाएगा। हाँ जी, समझ आइए कुछ? ये सर ओके है। किसी को मसला हो, किसी को प्रॉब्लम हो, अगर ना समझ आई हो? क्लियर है सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके, हम अब इसकी मज़ीद जो है वो प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। हाँ जी, को बताएगा कि इनको जो है हम कैसे रेशो में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक क्वांटिटी जो है वो 1 आवर 30 सेकंड्स है और दूसरी जो है वो 30 मिनट्स है। हाँ जी, सर आवर को और मिनट्स को सेकंड्स में चेंज करेंगे। हाँ जी, तो 1 आवर में कितने हमारे पास सेकंड्स होंगे? अच्छा, ये हमारे पास 3 यूनिट्स आ गए, सेकंड्स भी हैं, आवर्स भी और मिनट्स भी हैं। तो स्मॉलेस्ट यूनिट यहाँ पे जो है वो सेकंड्स है, तो हम इन सबको सेकंड में चेंज 3600। ओके, ये हमारे पास 3600 सेकंड्स हैं 1 आवर में, ठीक है। और ये साथ में 30 सेकंड्स भी हैं, वो 30 सेकंड्स ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा प्लस 30। और इन मिनट्स को भी आपने सेकंड्स में चेंज करना है, तो 30 मिनट्स को सेकंड्स में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 30 मल्टीप्लाई बाय 60 आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, इनको ऐड कर लेंगे तो, और 60 को आपने 30 से मल्टीप्लाई करना है, कितना मिल जाएगा आपको? 1800। हाँ जी, अब दोनों क्वांटिटीज जो हैं ये भी सेकंड्स हैं और ये भी सेकंड्स हैं। अब आप इनको रेशो में लिख सकते हैं। अच्छा, आप इनकी कटिंग करनी है। बेसिकली रेशो जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है हमारे पास। सिंपलेस्ट फॉर्म में यह है कि जहाँ तक पॉसिबिलिटी है इनको कट करने की, क्वांटिटीज को आपने आपस में इनको कट करना है, तो इनको आप किस नंबर पे जो है आप कैंसिल कर सकते हैं। कटिंग के भी तरीके हैं, क्योंकि आपने वहाँ पे एमसीक्यूज को टिक करना है। आपके क्वेश्चन ये हैं, बेसिकली आपको सोल्यूशन नहीं पूछता, वो सोल्यूशन करके बताएं। आपने जस्ट क्या करना होता है कि अपने एमसीक्यूज को टिक करना होता है। अभी मैं आपको सारी चीज़ें इसलिए साथ साथ बता रहा हूँ क्योंकि आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है।
लेकिन कोशिश हमारी ये होगी कि हम जितना मिनिमम टाइम लगे इन क्वेश्चन को सोल्व करने में उतना हमने यूज़ करना है, ताकि आप मैक्सिमम काम जो है मिनिमम टाइम के अंदर कर सकें। तो आप इनको कटिंग के लिए आप इस 0 से इस 0 को यहीं पे कैंसिल कर सकते हैं। मैंने कहा था कि आप a रेशो b को a ओवर b भी लिख सकते हैं। तो आप अगर इनको डिवीजन की फॉर्म में लिखेंगे तब भी आप देखेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। हाँ जी, उसके बाद 0 से 0 कैंसिल हो गई तो ये C363 एंड 180 आ गया। अब हम इनको किस पे कट कर सकते हैं, तो बताएगा मुझे कि ये दोनों नंबर्स क्या हैं? अच्छा 3 पे क्यों करेंगे इस चीज? हाँ जी 3 पे क्यों करेंगे, इसका भी आंसर करें ताकि बाकी लोगों को पता चल जाए कि 3 पे क्यों डिवाइड कर रहे हैं। अगर डिजिट का सम हो और अगर डिजिट का सम हो मतलब कि वो 3 पे डिविजिबल हो रहा हो तो वो 3 पे कट हो जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, स्मॉलेस्ट डिजिट पे करेंगे। तो स्मॉलेस्ट डिजिट पे कर देंगे। हाँ जी स्मॉलेस्ट हमें देखना पड़ेगा, स्मॉलेस्ट क्या है, वो स्मॉलेस्ट 1 है, वो 2 है, वो 3 है। तो हम बारी बारी तो नहीं चेक कर सकते कि हम इसको पहले 2 पे देखें फिर 3 पे देखें फिर 4 पे देखें। तो कुछ ऐसे रूल्स हैं जो हम फॉलो करते हैं और हम डायरेक्ट उसी को डिवाइड करेंगे जिस पे पॉसिबिलिटी है इसको डिवाइड करने की। लाइक अगर यहाँ पे 0 है और यहाँ पे हमारे पास लास्ट में 0 या इवन नंबर नहीं है तो ये नंबर दोनों 2 पे डिवाइड नहीं हो सकते। 3 पे कैसे हैं, आप इनको जरा ऐड करके चेक करें डिजिट्स को आपस में। तो 6 3 9 9 एंड 3 12, इनका सम जो है वो 12 है और इनका सम 9 है। तो 12 एंड 9 दोनों 3 पे डिवाइड हो सकते हैं। तो अगर डिजिट्स का सम जो है वो 3 पे डिविजिबल हो तो वो नंबर 3 पे डिवाइड हो सकता है। तो हम फिर इस इन नंबर्स को डायरेक्टली 3 पे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 पे डिवाइड करने का तरीका मैंने बता दिया कि आप जो है वो डिजिट्स को ऐड करेंगे। ऐड करने से अगर जो उनका सम है वो 3 पे डिविजिबल होगा तो ये डिवीजन हो जाएगी। ओके, डिवाइड करने से हमें क्या मिल जाएगा 1। सर ये वाला पोर्शन प्लीज बताइएगा, कौन सा? ये जो भी आपने बताया प्लीज। ये डिवाइड करने वाला। जी सर प्लीज। ओके, आपने अगर चेक करना हो कि आपके पास कुछ, मैं चलिए एक सेपरेट एग्जांपल लिख के आपको बता देता हूँ। अगर 3125 आपसे कहा जाए कि इस नंबर को बताएं कि किस पे डिवाइड कर सकते हैं, उसकी चेकिंग है। जैसे अभी मैंने 3 का बताया, अगर आप चेक करना हो कि 3 पे डिविजिबल है कि नहीं है तो आप इस नंबर के सारे डिजिट्स को ऐड करें आपस में। 5 2 7, 7 और 1 8, 8 और 3 11। अच्छा 11 एक ऐसा नंबर है, क्या 3 पे डिविजिबल है? नहीं है तो नहीं सर। हम इस नंबर को 3 पे डिवाइड भी नहीं कर सकते थे। लेकिन चले मैं एक नंबर साथ में और ऐड करता हूँ 1। अब 1 को ऐड करेंगे तो आप जो इनका सम है वो 12 आ गया। तो 12 एक ऐसा नंबर है जो 3 पे डिविजिबल है। तो फिर ये नंबर 1 3 1 2 5 भी 3 पे डिविजिबल होगा। सपोज अगर आपको क्वेश्चन आता है कि जी बताएं कि नंबर किस नंबर पे डिविजिबल है, नीचे ऑप्शन है 3 है 4 है 5 है। तो अगर तो आपको इस चीज़ का पता नहीं होगा तो आप डेफिनेटली जो है बारी बारी सारे नंबर्स के ऊपर चेक करोगे कि हाँ जी इस पे डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपको इस चीज़ का पता होगा कि आप अगर डिजिट्स को प्लस करें और उनका प्लस जो है वो 3 पे डिविजिबल है तो वो 3 पे नंबर डिवाइड हो सकते हैं। तो यही वाला कंसेप्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। मैंने इनको चेक किया है कि वो 3 पे डिविजिबल हैं, कैसे हैं 6 3 9 और 3 12। 12 3 पे डिविजिबल है तो ये नंबर 3 पे डिवाइड हो जाएगा। एंड 8 और 1 9 9 इज डिविजिबल बाय 3 तो ये 180 भी 3 पे डिवाइड हो सकता है। अब इनको डिवाइड करते हैं तो 313 326 एंड 313 121। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 60 आ जाएगा। हाँ जी, अब पॉसिबिलिटी है किसी नंबर पे डिवाइड करने की 121 एंड 60? नहीं सर। नहीं है, क्योंकि 121 एक ऐसा नंबर है जिसका अगर फैक्टर्स भी बनाए तो हमारे पास 11 ही बन सकता है, 11 into 11। लेकिन 60 जो है इसके तो डिफरेंट फैक्टर्स बन सकते हैं। तो 60 के में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो फिर बाद में 11 पे भी डिवाइड होता हो। मतलब ये है कि अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है इस रेशो की, अब इनको मजीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इसलिए अब अगर आपसे कहा जाता है कि बताएं कि इन दो क्वांटिटीज के आपस में रेशो क्या है, तो उनकी रेशो ये लिखी 121:60। जहाँ तक पॉसिबिलिटी है नंबर्स को डिवाइड करने की वहाँ तक हम डिवाइड करेंगे, और जहाँ पे वो पॉसिबिलिटी डिवाइड करने की खत्म हो जाएगी फिर वो हमारे पास रेशो है। एंड दिस इज द रेशो बिटवीन टू क्वांटिटीज 1 hour and 30 seconds and 30 minutes। हाँ जी, क्लियर है?
टू क्वांटिटीज के बीच में अगर यस सर क्लियर है। हाँ जी, अगर टू क्वांटिटीज के बीच में कोई रेशियो क्रिएट करनी हो तो जो है आप कर लेंगे। जी सर बिल्कुल। चले मैं, हाँ जी, मैं आपको अब एक क्वेश्चन जो है वो दिखाता हूँ स्लाइड से। अच्छा मुझे बताएं, जो यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रही है ना सब लोगों को? जी सर। ठीक, अच्छा ये जो जिसको मैंने अभी पॉइंट हाईलाइट किया क्वेश्चन को, मुझे इसका आंसर बताना है आप लोगों ने कि क्या रेशो बन सकती है। इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है और आप इसको डायरेक्टली बता सकते हैं सोल्यूशन फाइंड किए बगैर भी। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है वो किया जाए या आपको करना होता है पेपर में, ऐसा नहीं है। आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके डायरेक्टली भी उसका आंसर कर सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आप इस क्वेश्चन का डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं जो यहाँ पे पूछा गया है? यस सर। जिन लोगों ने पहले पढ़ा होगा वो नहीं बताएंगे, जो आज न्यू स्टूडेंट्स हैं वो बताएंगे। सर इसकी रेशियो जो है वो आएगी 5 और 7। ये 5 और 7 बनेगा सर। ठीक है। 7:5। 7:5। 7:5 वाले कौन है और 5:7 वाले? जब सर 5:7 है ना, 5 गर्ल्स होंगे और बॉयज का इसने बाद में क्या है, तो 7 जो है वो बाद में। अच्छा ठीक है। अच्छा उसने वैसे पूछा है कि बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स आपने रेशो फाइंड करनी है, तो बॉयज हमारे पास कितने हैं इस क्लास में? 35 है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 60। क्या रेशो बनेगी? 5:7। 7:5। देखिए मैं इसलिए कहा था कि स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। आप अगर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स, बॉयज की टोटल स्टूडेंट से रेशो निकालनी है। तो जो हमारे पास क्वांटिटी पहले आएगी रेशो में भी वो पहले रिप्रेजेंट होगी। तो अगर हमारे पास बॉयज जो हैं वो टोटल 35 है और टोटल स्टूडेंट 60 है, तो 35 बॉयज टू स्टूडेंट, तो ठीक है बॉयज हमारे पास 35 है, टोटल जो है वो 60 है, तो 5:7 आएगी। ठीक है, 5:7 बनती है। आप बॉयज पहले हैं, टोटल स्टूडेंट्स बाद में, तो बॉयज की स्टूडेंट से रेशो 35 एंड 60 है। सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास 5 रेशो क्या आ जाएगी? 7 आ जाएगी, क्योंकि आप इनको जो है वो 5 पे कट कर सकते हैं। अच्छा 5 पे कट करने का तरीका पता है कैसे नंबर्स को चेक करते हैं कि 5 पे वो कटिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती इनकी? 7:12 नहीं आएगा? 7:12 है। ठीक है, ठीक। हाँ जी 7:12 है, तो बताएगा कि आप इन नंबर्स की कटिंग 5 पे कैसे कर सकते हैं। आपको कैसे आइडिया होगा कि नंबर 5 पे डिवाइड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? सर लास्ट डिजिट देखते हैं, अगर तो 5 हो या 0 हो तो डेफिनेटली 5 पे हाँ जी अटेम्प्ट होगी। बिल्कुल बिल्कुल। आपके किसी डिजिट के लास्ट पे अगर 0 हो या 5 हो तो वो डिजिट जो है वो नंबर जो है आपका वो 5 पे डिविजिबल होगा। 0 या 5 दोनों में से एक लास्ट पे डिजिट होगा तो वो नंबर आपका 5 पे डिविजिबल होगा। देखिए दोनों को 5 पे डिवाइड किया तो 7 5 35 एंड 12 5 आपका क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो 7:12 ये है बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स। एंड सेकंड में है बॉयज टू गर्ल्स की रेशो क्या बनेगी? 7:5। हाँ जी वो 7:5 आएगी। 7:5। हाँ जी, क्योंकि गर्ल्स हमारे पास जो है वो 25 है एंड बॉयज 35 है, तो 35 एंड 25 की रेशो आपकी 7:5 बनी। ओके सर। हाँ जी, ये प्रॉब्लम इस तरह से, वैसे ये बहुत बेसिक लेवल की प्रॉब्लम है, हम इससे मजीद भी करेंगे, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होगी तो क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकेंगे। हाँ जी, किसी को मसला हो इस वाले क्वेश्चन में ना समझ आई हो? अरे क्लियर है। वैसे एक तो लोग ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्लास में, बाकी लोगों को या तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही या फिर उनको सारी समझ आ रही है। हाँ जी, किसी ने हैंड रेज किया है, पूछें क्या पूछ रहे हैं आप?
ओके जी, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। फिर आपको अंडरस्टैंडिंग है सारी इस टॉपिक से रिलेटेड, रेशो से रिलेटेड? तो सर ये दोबारा बता दें, थोड़ी क्लियर नहीं हुआ। हाँ जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप फीडबैक दें, जब पूछ रहा हूँ आप बता नहीं रहे। क्या समझ नहीं आया इसमें? क्या चीज़ जो है आपको नहीं समझ आई? डेफिनेशन नहीं समझ आई, एग्जाम्पल जो करवाई है वो समझ नहीं आई? नहीं सर, इस क्वेश्चन की नहीं समझ आई कि 25 आर गर्ल्स एंड रिमेनिंग आर। ओके 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 ओके, कह रहा कि ना क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, टोटल हमारे पास जो है वो क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। इन 60 में से जो गर्ल्स हैं वो 25 हैं, ठीक है। तो जी अब उसने डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन पूछ लिया, कह रहा है कि क्या कह रहे हैं आप, रिमेनिंग बॉयज है तो डेफिनेटली रिमेनिंग बॉयज कितने होंगे? वो 35 होंगे, क्योंकि 6 में 25 के माइनस वाले 35 आ जाएंगे आपके पास। उसने हमसे जी पूछा क्या है, कहते फाइंड रेशियो बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स। आपने इन बॉयज की इन टोटल स्टूडेंट्स से रेशियो निकाल ली। तो बॉयज 35 हैं और टोटल स्टूडेंट 60 हैं, ठीक है। आप इनको 5 पे डिवाइड करें, 7 12 आए। 7 12 आ जाएगा। ये एक पार्ट था। दूसरा पार्ट था आपने बॉयज टू गर्ल्स रेशियो फाइंड करनी है। तो बॉयज हैं 35 और गर्ल्स 25 हैं, तो ये 7 और 5 की रेशियो आ जाएगी। चलो थैंक यू सर। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोपोर्शन। हाँ जी, प्रोपोर्शन का है आइडिया किसी को? कोई पार्टिसिपेट करेगा, बताएगा व्हाट इज प्रोपोर्शन? चलिए मैंने सर स्क्रीन एक सामने। क्वांटिटी जी जी बताएं। एक क्वांटिटी इंक्रीज करने से अगर दूसरी भी इंक्रीज हो रही है तो वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये आगे उनकी टाइप्स है, इसमें हम बाद में जाएंगे। पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज प्रोपोर्शन। ये पता होगा तो फिर हम आगे उसकी टाइप्स को अंडरस्टैंड कर सकेंगे, इजी हो जाएगा। सर 2 रेशो जिसमें इक्वल हूँ इसको क्या सकते हैं? रेशो उसको कहते हैं। हाँ जी, अपना बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। हमने पढ़ा कि रेशो क्या होती है, रिलेशन बिटवीन टू सेम क्वांटिटीज, सेम काइंड क्वांटिटीज। जो प्रोपोर्शन है बेसिकली वो रिलेशन है बिटवीन टू रेशोज। लाइक मैंने पिछले जब रेशो पढ़ा रहा था तो मैंने लिखा था ए रेशो बी। मैंने इसमें बताया कि दोनों क्वांटिटीज हैं ए एंड बी, दोनों आपकी सेम काइंड की हैं, ठीक है। अगर ये मीटर है ये मीटर है, किलोमीटर है किलोमीटर है, या फिर कह लें कि अगर ये लेंथ है ये भी लेंथ है। ये एक रेशो लिखी हुई है। हम एक और रेशो लिख लेते हैं सी रेशो डी। ये सी डी ए बी सी, जस्ट मैं नेम लिख रहा हूँ, इनसे नहीं कंफ्यूज होना कि ए बी सी डी कहाँ से आ गए। ये जस्ट उन क्वांटिटीज के नेम है। यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी आ सकती है, रुपीज आ सकते हैं, यहाँ पे मैस आ सकता है, ठीक है, किलोमीटर, लेंथ, कुछ भी आ सकता है। ओके, ये एक रेशियो और दूसरी रेशियो ये है। इनके बीच में हम अगर एक रिलेशन बना दें, वो रिलेशन मैंने रिप्रेजेंट किया है डबल कोलन से, ठीक है। तो इस रिलेशन को बोलते हैं प्रोपोर्शन, और इस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस का नाम भी देते हैं। मतलब कि इक्विवेलेंस ऑफ टू रेशियोज, इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज। तो ये ऐसे भी रिप्रेजेंट हो सकता है ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी। इक्वालिटी ऑफ, ये इक्वालिटी है बिटवीन टू रेशियोज, इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। और जहां पे दो रेशियोज आपस में बराबर हो जाएं तो वो क्या बन जाता है, वो आपका प्रोपोर्शन बन जाता है। रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज इज कॉल्ड रेशियो एंड रिलेशन बिटवीन टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। तो जैसे स्क्रीन नजर आ रही है आपको, लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन टू रेशियोज, और मैंने आपको यहाँ पे बता भी दिया कि वो रिलेशन कैसे बनता है। दूसरी इसकी डेफिनेशन में है इक्विवेलेंस ऑफ टू रेशियोज। टू रेशियोज जो है उनकी इक्वालिटी जो है उसको आप प्रोपोर्शन बोलते हैं। और इसकी रिप्रेजेंटेशन, इसका सिंबल जो है आपको नजर आ रहा होगा, डबल कोलन्स है। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका जो लिखा हुआ है, इफ ए बी एंड सी डी आर टू रेशियोज देन प्रोपोर्शन इज ए रेशियो बी, जो मैंने यहाँ पे आपको लिख के बता दिए। ओके, अच्छा यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्लियर होगी कि व्हाट इज प्रोपोर्शन। ओके, अब इस प्रोपोर्शन से रिलेटेड जो मैंने यहाँ पे ये क्वांटिटीज लिखी हैं, चले एक चीज मैं पीछे बताना भूल गया, मैं बता रहा हूँ अभी। ये ए है और ये बी है रेशो में,
रेशो में ये हमारे पास जो ए है इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, किसी क्वांटिटी का नेम है एंटीसीडेंट, और इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। एंटीसीडेंट और ये हमारे पास है कॉन्सिक्वेंट। जैसे अभी वो बॉयज और गर्ल्स की एग्जांपल थी, तो उसमें जो हमारे पास बॉयज थे वो एंटीसीडेंट थे और जो टोटल स्टूडेंट्स थे वो कॉन्सिक्वेंट थे। और सेम ऐसे जब हमने दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया तो जो बॉयज थे वो एंटीसीडेंट हैं, जो गर्ल्स थी वो कॉन्सिक्वेंट थी। मतलब जो क्वांटिटी पहले लिखी हुई है वो एंटीसीडेंट है, जो बाद में लिखी है वो कॉन्सिक्वेंट है। ये आपके सामने प्रोपोर्शन लिखा हुआ है। इस प्रोपोर्शन में टोटल 4 क्वांटिटीज हैं और 2 रेशियोज हैं। तो ये 2 रेशियो या 4 क्वांटिटीज आपस में किस तरह से रिलेट करती हैं, ये हमारे पास ये ए और ये डी, ये अगर देखें तो आपके इस प्रोपोर्शन की एक्सट्रीम वैल्यूज हैं। कौन सी वैल्यूज हैं? ये एक्सट्रीम, जो कि दोनों के एंड पे दी गई हैं। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यूज बोलते हैं इनको। और ये जो बी और सी हैं ये आपके इस प्रोपोर्शन की मीन वैल्यूज हैं। तो जो प्रोपोर्शन है उसका फार्मूला भी हमें यहाँ से मिलता है कि अगर कोई एक प्रोपोर्शन लिखा हो, जैसे ये आपके सामने प्रोपोर्शन लिखा हुआ है, इसमें जो आपकी एक्सट्रीम वैल्यूज हैं ए और डी, इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, वो हमेशा इक्वल होगा इन मीन वैल्यूज के प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। और एक्सट्रीम वैल्यूज कौन कौन सी हैं? ए एंड डी, एंड मीन वैल्यूज कौन सी है? बी एंड सी। तो ये फॉर्मूला आगे हमें काफी क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्प करेगा। ये वाला प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम किसी भी प्रोपोर्शन के अंदर हो सकता है कि हमसे कहे कि आपके पास एक क्वांटिटी ये भी है, ये भी है, ये अननोन हो और ये भी हो, तो हमें वो फाइंड करना कह सकता है कि अननोन को फाइंड करें। तो वहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके जो है अननोन को फाइंड कर सकते हैं। वो आपको ये तो नहीं बताएगा कि क्वेश्चन प्रोपोर्शन का लिखा हुआ है, लेकिन आपको अगर प्रोपोर्शन का पता होगा तो डेफिनेटली आप ये वाला फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्मूले के समझ आ गई है प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड एक्सट्रीम की? यस सर। ठीक है। अच्छा, आगे प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बता दूं। अच्छा, ये टाइप्स जो हैं इसके 2 हैं, जैसे अभी बता रहे थे पहले कि डायरेक्ट और इनवर्स का, वो इसकी टाइप्स हैं 2, डायरेक्ट, इनवर्स एंड कंपाउंड। वो हम आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले हम इसकी एग्जांपल्स कर लें प्रोपोर्शंस की, ताकि आपको इसका कांसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। आपको सामने एग्जांपल नंबर 1 में जो है वो नजर आ रहा होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इन द रेशियो इफ द रेशियो इज 2p + 5 रेशियो 3p + 4। तो ये आपको एक रेशियो नजर आ रही है ना, 2p + 5 ये एक क्वांटिटी है, रेशियो 3p + 4 ये दूसरी क्वांटिटी है। ये एक रेशियो लिखी हुई है, एंड 3:4 एक और रेशियो आपको दी हुई है आगे, 3:4 आर इक्वल। ये दोनों रेशियोज आपस में इक्वल हैं। अच्छा, दोनों रेशियोज अगर आपस में इक्वल हैं तो आप इसको क्या क्या कह सकते हैं? ये क्या चीज लिखी हुई है? प्रोपोर्शन। हाँ जी, प्रोपोर्शन लिखा हुआ है। तो देखिए प्रोपोर्शन के थ्रू अब आप इस अननोन p को जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3p + 5 रेशियो 3p + 4। ये एक रेशियो लिखी हुई है, जिसमें ये एक क्वांटिटी है, दूसरी क्वांटिटी। जैसे मैं अभी a और b लिख रहा था, यहाँ पे 2 क्वांटिटी है, और एक और रेशियो है 3:4। 2p + 5। हाँ जी, 3p क्या 2 किए चले यहाँ पे। ओके, तो देखिए एक रेशियो हमारे पास ये है और एक रेशियो ये है। उसने कह दिया कि बोथ आर इक्वल। अगर बोथ इक्वल हैं तो हम इनके बीच में इक्वल का साइन लगा सकते हैं। तो अब हमने इनके बीच में इक्वल का साइन लगा दिया है, तो अब आपके सामने आपको नजर आ रहा होगा कि ये तो प्रोपोर्शन बन गया, जिसमें ये हमारे पास ये और ये जो है वो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, और ये जो है वो मीन वैल्यूज हैं। फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब कि 4 × 2 + 5, ये और ये दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज, ये और ये आपकी मीन वैल्यूज हैं, इक्वल टू होगा 3 × 3p + 4। ठीक है, अब देखें तो ये हमारे पास एक सिंपल क्वेश्चन बन गया है, जिसमें हमने जस्ट मल्टीप्लिकेशन करनी है और p को फाइंड करना है। तो 4 को मल्टीप्लाई करने क्या आ जाएगा, 8
4 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो 20 आ जाए, क्योंकि 4 जो है अंदर दोनों टर्म्स के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, एंड इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 मिल जाएगा। हमने यहाँ पे अननोन p फाइंड करना था, ठीक है, अननोन हमने जो है वो p फाइंड करना है। मैं कुछ चेक कर लूँ, कुछ लोग अभी भी ऐड हो रहे हैं क्लास में। तो हम p फाइंड करने के लिए अननोन को एक साइड पे कर लेते हैं और बाकी टर्म्स को एक साइड पे कर देते हैं। तो 9p minus 8p and 20 minus 12 आ जाएगा। मैंने क्या किया है, इस 8p को इधर लाके माइनस कर दिया और 12 को इधर लाके माइनस किया। आपको पता है जब भी हम नंबर्स की साइड चेंज करते हैं तो आपको साइन चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, p इक्वल टू 20 में से 12 को माइनस कर लेंगे तो 8 आ जाएगा। तो अननोन हमारे पास था वो 8 है। तो देखिए यहाँ पे प्रोपोर्शन को हमने यूज किया और प्रोपोर्शन के जरिए हमने अननोन p की वैल्यू को फाइंड किया। हाँ जी, क्लियर है, समझ आ गई है? जी सर क्लियर है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एग्जांपल में, तो कह रहा है कि इफ a रेशो b इज इक्वल टू 7 रेशो, अच्छा इसको बाद में करते हैं, नेक्स्ट वाले पे आए। फाइंड अननोन 8 माइनस एक्स रेशो 11 माइनस एक्स प्रोपोर्शन 16 माइनस एक्स रेशो 25 माइनस एक्स। अच्छा ये देखो, यहाँ पे उसने जस्ट ये कहा है कि आप अननोन को फाइंड करें और रिप्रेजेंटेशन में आपको प्रोपोर्शन नजर आ रहा है, तो आप यहाँ पे यही वाला फार्मूला अप्लाई कर लेंगे जो भी हमने किया है, प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड एक्सट्रीम। तो आपको यहाँ से अननोन जो कि x है वो आपको मिल जाएगा। हाँ जी, x फाइंड कर लेंगे यहाँ से, ये आप ट्राई कर सकते हैं खुद से। जी सर। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन और ये जो है मैं आपको उसकी प्रोपोर्शनल की टाइप्स पढ़ा के ये 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। ये आप इसको डायरेक्ट और रिवर्स तरीके से भी कर सकते हैं। डायरेक्ट का भी क्वेश्चन है या फिर इनवर्स का है, एक क्वांटिटी इंक्रीज हो दूसरी डिक्रीज हो सकती है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इससे मैंने भी करवाया प्रोपोर्शन वाला, शायद ऐसे आप लोगों को मुश्किल लगे, इसलिए हम इसको इसकी जब टाइप्स पढ़ेंगे तब आपको इसको करवाएंगे। हाँ जी, प्रोपोर्शन में किसी को मसला है तो पूछ ले, हम आगे इसकी टाइप्स पे जा रहे हैं। ओके, हाँ अब हमारे पास टाइप्स हैं आगे प्रोपोर्शन की। जैसे भी पहले बता रहे थे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है या इनवर्स क्या होता है या कंपाउंड क्या होता है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन बेसिकली ऐसा रिलेशन है 2 क्वांटिटीज के बीच में, जिसमें क्या हो कि एक क्वांटिटी अगर आपकी इंक्रीज हो रही हो तो दूसरी भी जो है वो इंक्रीज हो, ठीक है। इसको डायरेक्ट वेरिएशन भी बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। एक क्वांटिटी आपकी इंक्रीज हो रही है और दूसरी भी इंक्रीज हो रही है। सपोज अगर एक क्वांटिटी ए है, ये आपकी इंक्रीज हो रही है और दूसरी बी जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो ये इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन होगा, ठीक है। कोई एग्जांपल ऐड करेगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन के रियल टाइम एग्जांपल हो समझाने के लिए, किसी को पता हो कि हाँ ये हो सकती है। हाँ जी, कोई एग्जांपल ऐड करेगा रियल टाइम डायरेक्ट प्रोपोर्शन की? सर डिस्टेंस और स्पीड की। किस तरह से? जितनी हम स्पीड इंक्रीज करेंगे उतना हम डिस्टेंस कवर कर रहे, उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा इसी को आप इनवर्स के साथ अगर रिलेट करना चाहें डिस्टेंस को, तो फिर कैसे कर सकते हैं? किस क्वांटिटी के टाइम के साथ? हाँ जी बिल्कुल, टाइम के साथ कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने बताया कि अगर आप अपनी जो है वो व्हीकल की स्पीड को इंक्रीज करेंगे, डेफिनेटली आपका डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा कवर हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। और अगर आपकी स्पीड जो है वो कम होगी तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपका डिस्टेंस भी क्या होगा, कम कवर होगा। तो ये आपके डायरेक्ट प्रोपोर्शन के एग्जांपल है। सेम ऐसे अगर आपके पास 10,000 रुपीज़ हैं और आप उन 10,000 रुपीज़ से जो है वो
कुछ सामान खरीदते हैं, जैसे आप क्लोथ खरीदते हैं तो 5 आपके जोड़े जो हैं वो कपड़ों के आते हैं 10,000 से, तो ये डायरेक्ट है। अगर 10,000 में 5 हैं तो अगर 20,000 के जाएँ तो फिर कितने खरीद सकते हैं आप? 10 आ जाएंगे। तो देखिए एक चीज़ आपने इंक्रीज़ की रुपीज़ और साथ में आपकी क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज़ होगी, और सेम ऐसे अगर आप उस 10,000 को 5,000 कर देंगे तो आपकी उधर से दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो एक क्वांटिटी को आपने इंक्रीज़ किया, दूसरी भी इंक्रीज़ हुई है, और एक को अगर आपने डिक्रीज़ किया, दूसरी भी डिक्रीज़ हुई है। इस रिलेशन को बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन या फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो आपके सामने आपको नज़र भी आ रहा होगा, मैंने डेफिनेशन लिखा है, इंक्रीज डिक्रीज इन वन क्वांटिटी आल्सो इंक्रीज डिक्रीज इन अदर। ठीक है, इसके एग्जांपल्स में क्या है, फास्टर द स्पीड ऑफ अ कार लॉन्गर द डिस्टेंस इट कवर, स्पीड ज़्यादा होगी डिस्टेंस ज़्यादा कवर होगा। और आगे एक और एग्जांपल है, स्मॉलर द रेडियस ऑफ सर्कल स्मॉलर इट्स सर्कमफेरेंस। हाँ जी, ये सर्कमफेरेंस और सर्कल का कोई आइडिया है, वैसे इसको हम पढ़ेंगे जब हम ज्योमेट्री को पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल शेप को, तो बताएगा कि सर्कल और सर्कमफेरेंस कैसे जो है वो रेडियस इंक्रीज डिक्रीज करने से सर्कमफेरेंस जो है वो कम ज़्यादा हो सकता है। व्हाट इज सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल? द आउटर बाउंड्री जो होती है, आउटर बाउंड्री, ओके जी जी, डिस्टेंस फ्रॉम मिडल टू आउटर बाउंड्री वो रेडियस होता है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो सेंटर है, सेंटर से इस बाउंड्री तक किसी एक पॉइंट तक के डिस्टेंस को आप रेडियस बोलते हैं, रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो उसने कहा है कि अगर आपका रेडियस इंक्रीज होगा तो आपकी ये जो बाउंड्री है सर्कमफेरेंस है इसकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपका सर्कमफेरेंस किस पे डिपेंड कर रहा होता है? सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला सर 2 पाई आर होगा ना, तो रेडियस इंक्रीज होगा। बिल्कुल बिल्कुल, 2 पाई आर, मतलब आपका जो सर्कमफेरेंस है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है रेडियस के ऊपर। बाकी दोनों जो आपका सामने नजर आ रही क्वांटिटीज वो आपके कांस्टेंट वैल्यूज हैं, वो चेंज तो है नहीं होती, लेकिन रेडियस का चेंज करने से आपका सर्कमफेरेंस चेंज होगा। अगर यहाँ पे रेडियस ये है और अगर आप ये कर दें तो आप देखिए रेडियस जो है वो कम हो गया, तो सर्कल की बाउंड्री भी जो है वो कम होगी। तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन के एग्जांपल थी। अगर आप सर्कल का रेडियस जो है वो इंक्रीज करते हैं तो आपका जो सर्कल का सर्कमफेरेंस है वो भी डिक्रीज होगा। अगर आप उस रेडियस को इंक्रीज करते हैं तो आपका सर्कल का सर्कमफेरेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। अब जो है वापस चलते हैं, मैं आपको इस क्वेश्चन पे लेके आता हूँ, ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी आपसे कहा था कि हम बाद में करेंगे। हाँ जी, इसको आप रिलेट कर सकते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन के साथ। हाँ जी, रिलेट कर सकते हैं इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन के साथ। जी सर कर सकते हैं, क्योंकि 5 kg की अगर 250 है तो 8 kg की इंक्रीज होगी, मतलब 250 से ज्यादा होगी, तो ये डायरेक्ट होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए अगर 5 kg की प्राइस 250 है तो आपने दूसरी तरफ एक क्वांटिटी जो कि हमारे पास मैंगोज हैं उनको इंक्रीज कर दिया है, वो 8 kg कर दी है, 5 से 8 हो गए। डेफिनेटली अगर हमारे पास एक क्वांटिटी की जो हमारे पास मिकदार है वो ज़्यादा हुई है तो उसके कोरिस्पॉन्डेंस हमारे पास जो प्राइस है वो भी इंक्रीज होगी। एक क्वांटिटी आपकी इंक्रीज हुई, दूसरी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब मतलब ये है कि आप ये फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन से इस प्रॉब्लम को। तो ये है कि आपने स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है और देखना है कि उसमें कितनी क्वांटिटीज आपको गिवन है। यहाँ पे हमारे पास 2 क्वांटिटीज है इस क्वेश्चन के अंदर, एक हमारे पास है मैस और दूसरा है प्राइस या कॉस्ट, रेट भी कह सकते हैं आप यहाँ पे। अच्छा, अगर हमारे पास जो है वो वेट फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg मैंगोस, आपने इसको बाद में देखते हैं, पहले हमारे पास क्या गिवन है, 5 kg की प्राइस 250 रुपीज है। वेट अगर 5 kg है तो कॉस्ट उसकी है 250। ठीक है, अब हमने वेट को 5 से इंक्रीज करके 8 कर दिया, तो क्या आप ये गेस